अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा एसोफेजाइटिस था। अभी जो है हम बैरेट एसोफेगस करते हैं। देखें व्हाट इज बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है कि उस दिन हमने जो है पढ़ा था गर्ड, ठीक है। गर्ड इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, ये जो होता है इसकी टोन मेंटेन नहीं होती, इसका जो रिलैक्स होता है, इसकी वजह से यहाँ से जो एसिड की प्रोडक्शन होती है स्टमक से, ये चला जाता है इसके अंदर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से होता हुआ लोअर एसोफेगस में, और यहाँ जाके वो करवाता है इसको डैमेज, एसोफेगस की जो एपिथीलियम होती है इसको डैमेज करवाता है। डैमेज करवाएगा, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको बर्निंग सेंसेशन आएगी, रेट्रोफेमल चेस्ट पेन होगी, इसे कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। अब होता क्या है कि गर्ड की वजह से एक पेशेंट है, ठीक है, पर्सन है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म उसको गर्ड है और वो ट्रीटमेंट उसकी नहीं ले रहा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट उसने नहीं करवाया। इसमें बेरेट एसोफेगस में होता क्या है, लॉन्ग उसको टर्म उसको लॉन्ग उसको ना काफ़ी टाइम से जो है उसको गर्ड है, ठीक है। देखें, एक मिनट, थोड़ा सा पेंसिल का इशू हो जाता है। देखें, यहाँ पे क्या था, उसको काफ़ी टाइम से जो है जर्ड है, उसका ट्रीटमेंट वो नहीं ले रहा, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी यहाँ पे एसोफेगस है ना, ये वाली, इसकी कौन सी लाइनिंग होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो नॉन कैटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। नॉन कैटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो ये अपने याद रखना है, ठीक है। नॉन कैटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। एक मिनट, देखें, नॉन कैटिनाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ठीक है, तो इसकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, बट जो यहाँ पे स्टमक होता है ना, ठीक है, स्टमक होता है, और इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है, इसकी जो एपिथेलियम होती है वो कॉलमनर होती है। इसकी कौन सी एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है। ये कौन सी होती है, कॉलमनर, ठीक है, वो कॉलमनर एपिथेलियम होती है। कॉलमनर एपिथेलियम होती है और इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस एक इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। वो जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जहाँ से एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो डैमेज नहीं करता, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर बन गया म्यूकस की, उसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, ठीक है। यहाँ पे बट सिक्वेमस होती है, इसके अंदर तो कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, ग्लैंड नहीं होते। जब इसके अंदर यहाँ से एसिड जाता है तो एसोफेगस में ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, जब एसिड जाएगा तो एसिड इसको डैमेज करवाएगा सिक्वेमस एपिथेलियम को। तो जब बार बार एसिड होता है वो रिफ्लेक्स हो रहा है, उसका बैक जा रहा है, वो बार बार उसको डैमेज करवाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सिक्वेमस एपिथेलियम है ना, ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी कॉलमनार के अंदर। जिस तरह के स्टमक एपिथेलियम है ना, स्ट्रेस की वजह से ये अपने आप की ये उसकी चेंज कर लेगी। ये एपिथेलियम थी कॉलमनार, तो ये भी यहाँ पे लोअर एसोफेगस की एपिथेलियम कॉलमनार एपिथेलियम हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया, एक एपिथेलियम से दूसरे एपिथेलियम में चेंज होना। देखें, कॉलमनर एपी जो होती है, सिक्वेमस एपिथेलियम से कॉलमनर में चेंज होगी, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया, क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। और ये अगर ये लो इधर लोअर एसोफेगस में हो रही है, ठीक है, सिक्वेमस से कॉलमनर में चेंज हो रही है, तो अब देखें सिक्वेमस जो होती है इधर चेंज हो रही है लोअर एसोफेगस में, तो इस डिजीज को क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं डिजीज को, बैरेट एसोफेगस, इसे कहते हैं बैरेट एसोफेगस। इसमें सिक्वेमस एपिथेलियम से कॉलमनर में एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, इसके अंदर गूबलेट सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम होगी लोअर एसोफेगस पे, लोअर एसोफेगस पे क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम होगी प्लस ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। ताकि वो बार बार जो हिट लग रही है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करे, ठीक है, वो यहाँ से ये हिट लग रही है, बार बार एसिड आ रहा है, इसकी वजह से उसने अपनी आपकी जो वॉल है उसको चेंज कर लिया, उसकी जो एपिथेलियम है उसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये होता है जो होता है बैरेट एसोफेगस में। इसे अभी हम रीड करते हैं तो फिर हमें जो होता है क्लियर हो जाएगा ये। देखें, इससे ये जो होती है ना, प्री मिलिग्नेंट कंडीशन होती है। अब मैं ये भी आपको बताता हूँ लास्ट में इसका क्या मतलब है, ठीक है। characterized by replacement of normal squamous epithelium by more resistance columnar epithelium। तो ये देखें, रेजिस्टेंस एपिथेलियम म्यूकस के अंदर होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। कंटेनिंग एरिया ऑफ द इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, ठीक है। जिस तरह की इंटेस्टाइन के अंदर वो कह रहा है कि जो जिस तरह की स्टमक है ना, स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, इस तरह इंटेस्टाइन की जिस तरह की एपिथेलियम होती है ना, उसी तरह की एपिथेलियम बना लेता है, उसी शेप की, ठीक है, उसी शेप की जो एपिथेलियम होती है वो बन जाती है इसके अंदर, ओके। और ये जो एपिथेलियम होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, गुबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, गुबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसके अंदर क्या होता है, गुबलेट सेल्स होते हैं, तो इसे कहते हैं इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, ओके। इट अकर
एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड, ठीक है। जो मोस्टली केसेस होते हैं 10% केसेस में क्या होता है, गर्ड की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड होती है, तो उसकी वजह से जो होती है ना स्क्वेमस से कॉलमर एपिथेलियम में चेंज होती है, बार बार एसिड आ रहा होता है, और एसिड की वजह से जो होती है अपनी रेजिस्टेंस जो मोर रेजिस्टेंट एपिथेलियम होती है उसको उसमें चेंज कर लेती है कॉलमर एपिथेलियम में, जिसे कहते हैं मेटाप्लेजिया। ओके, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, मैन होता है, मोर कॉमनली मैन में होती है, और स्पेशली जो वाइट पीपल होते हैं मोर देन 55 ईयर्स एज, ठीक है, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है, और भी एसोसिएट करती है स्मोकिंग के साथ, बट अल्कोहल के साथ इसका कोई भी एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब इसकी टाइप क्या होती है, अगर ये लोअर इसोफेगस है, ठीक है, इसका जो एरिया है ये इन्वॉल्व हो लेस देन 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेस देन 3 सेंटीमीटर एरिया इन्वॉल्व हो, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट बैरेट एसोफेगस, ठीक है। अगर ये जो एरिया है मोर देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो जाए, इसे कहते हैं लॉन्ग सेगमेंट सेगमेंट बैरेट एसोफेगस। तो ये आपने याद रखना है, शॉर्ट सेगमेंट बैरेट एसोफेगस में क्या है, अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर है, लॉन्ग सेगमेंट में क्या है, अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो सिंपल आपने याद रखना है, लेस देन 3 सेंटीमीटर कॉलमर एपिथेलियम एक्सटेंडिंग जो होती है स्पेलर जो होती है वहाँ से जंक्शन से लेकर, ठीक है, फ्रॉम जे जंक्शन से, ठीक है, और अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, इसे कहते हैं लॉन्ग सेगमेंट बैरेट एसोफेगस। ओके, नेक्स्ट देखें। अब डायग्नोज जो है, डायग्नोज में क्या है, इसका जो डायग्नोज है वो किस तरह करते हैं, तो डायग्नोज में जो होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वो है एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। जब भी पेशेंट हमारे पास किस तरह बैरेट एसोफेगस वाला पेशेंट किस तरह है, एक तो उसको बर्निंग सेंसेशन हो गया, इस तरह बैक रिफ्लेक्स हो रहा है, रेट्रोटनल चेस्ट पेन हो गई है, मे बी उस पेशेंट इस तरह है कि उसको जो है वो इन्फ्लेमेशन भी साथ हो रही है, उसको डिस्फेजिया है, ठीक है, तो पेशेंट की इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। ओके, डिस्फेजिया होगा, उसको कफ हो रही होगी, उस पेशेंट को जो भी नक्चरनल डिस्निया होगा, उस पेशेंट को और क्या हो रहा होगा, उस पेशेंट को होगा डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया के अलावा और क्या है उसको, वो पेशेंट में भी उसकी हिस्ट्री होगी, वो फैटी फूड ज़्यादा लेता है, मतलब जो फूड ज़्यादा स्टमक में ज़्यादा टाइम रहता है, और बैक कंटेंट हो रहा है, तो इस तरह की सारी हिस्ट्री होगी इस पेशेंट की। ओके, तो पेशेंट की हिस्ट्री होगी, तो उसका जो डेफिनेटिव डायग्नोज है वो किस तरह बनाते हैं, वो एंडोस्कोपी पे बनाते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। पहले तो हम समझते हैं कि इसको गर्ड है, ठीक है, गर्ड है पेशेंट को, तो गर्ड के लिए पीपीआई दे देते हैं, पीपीआई देते हैं, तो उसका जो होता है वो उसकी जो होती है इफेक्टिव नहीं, ट्रीटमेंट उससे जो होता है वो रिकवरी नहीं होती, पीपीआई से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से उसकी रिकवरी नहीं होती। फिर उसके बाद हमने जो होता है इसकी एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करवानी होती है, क्योंकि हमारे पास जो होता है पेशेंट का उसको जो था डिस्फेजिया हो रहा था, तो हमने जो था इसकी एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करवा लेते हैं। तो जब इसमें करवाएंगे एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, तो उसकी हिस्टोलॉजिकल देखेंगे, तो उसकी कॉलमर एपिथेलियम होगी प्लस ग्लूटेड सेल्स होंगे, तो हम डायग्नोज बना लेंगे इसको क्या है, बैरेट एसोफेगस है। डेफिनेटिव डायग्नोज व्हेन द कॉलमर म्यूकोसा कंटेन इंटेस्टिनल गुबलेट सेल, जिस गुबलेट सेल होंगे ना, इंटेस्टिन के अंदर गुबलेट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सिक्रेशन करते हैं, ठीक है, गुबलेट सेल होते हैं, तो इस तरह के इंटेस्टाइन की तरह का इसका जो होगा वो कॉलमर एपिथेलियम होगी, इसे कहते हैं इंटेस्टिनल जो होगा कॉलमर एपिथेलियम, ठीक है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। ओके, अब इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट देखें, अगर तो पेशेंट जो है उसको जो है लेस देन उसको जो होता है ना उसके अंदर मेटाप्लेजिया हुआ, देखें पहले सबसे क्या होता है, गर्ड था, अब ये याद रखें, गर्ड था, गर्ड से क्या हुआ, उसको हो गया मेटाप्लेजिया। गर्ड से क्या हुआ, गर्ड से पहले क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, डैमेज होती है, एसोफेजाइटिस हो जाता है, ठीक है, फेजाइटिस हो जाता है। और क्या हो सकता है, इसके पहले क्या हो सकता है, एसोफेजाइटिस हो गया। अब यह क्या हो सकता है, ये सिक्वेमस कॉलमर एपिथेलियम, सिक्वेमस से कॉलमर एपिथेलियम में चेंज होगी। अब जब कॉलमर एपिथेलियम में चेंज होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटाप्लेजिया, ठीक है, मेटाप्लेजिया। ओके, इसको क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया जब चेंज हो जाती है ना, मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया ये होती है सिक्वेमस से कॉलमर एपिथेलियम में। अगर सिक्वेमस से कॉलमर एपिथेलियम जो बनी है, ठीक है, कॉलमनर, वो क्या है, उसकी जो ग्रोथ है वो अब नॉर्मल होना, ग्रोथ अब नॉर्मल हो, पहले उसकी नॉर्मल थी, अब इतना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है कि उसकी एक टाइम है कि उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, अब नॉर्मल इरेगुलर ग्रोथ, ठीक है, अब नॉर्मल इरेगुलर ग्रोथ। तो इसे क्या कहते हैं, डिस, इसे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कह रहे होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं, देखें, इसको कहते हैं डिस्प्लेजिया, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। अगर कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो पहले सिक्वेमस से कॉलमनर में आई, और कॉलमनर पहले उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, फिर एक टाइम आया कि नॉर्मल उसकी होती है ग्रोथ जो होती है अब नॉर्मल इरेगुलर ग्रोथ होगी, इसे कहते हैं डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया से आगे क्या होता है, डिस्प्लेजिया जो होता है ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, इससे क्या होना था, कार्सिनोमा होना था,
कार्सिनोमा। और कॉलमनर का कॉलमनर है सेल्स हैं, इनका डिस्प्लेजिया हो रहा है, तो इसका कौन सा, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, तो ये जो ग्लैंड फॉर्मिंग ट्यूमर होता है इसे हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। कौन सा कार्सिनोमा होता है? एडिनो कार्सिनोमा। तो ये आपने याद रखना है, एडिनो कार्सिनोमा। बैरेट एसोफेगस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? एडिनो कार्सिनोमा। ठीक, तो ये आपने याद रखना, एडिनो कार्सिनोमा। अगर पेशेंट है उसको बैरेट एसोफेगस है बट उसको बैरेट एसोफेगस है, उसको मेटाप्लेजिया है बट अभी तक उसको डिस्प्लेजिया नहीं हुआ, ठीक है, डिस्प्लेजिया नहीं हुआ, तो फिर क्या ट्रीटमेंट है? फिर आपने पीपीआई देने होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें मेप्राजोल, लेंसोप्रिजोल वगैरह आपने देने होते हैं पेशेंट को, ठीक है, और उससे पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है। उसमें क्या करना होता है? देखिए, अगर तो पेशेंट को जो है जस्ट बैरेट एसोफेगस है, डिस्प्लेजिया नहीं है, उसकी जो थी अब नॉर्मल इरेगुलर ग्रोथ नहीं हो रही कल्मर सेल की, तो उसमें क्या देना होता है? उसमें पीपीआई देना होता है, और पीपीआई देना होता है प्लस साथ उसकी जो होती है फॉलोअप के लिए उसकी 2 to 3 जो होती है उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है, 2 से 3 हर 2 से 3 साल बाद उसकी जो होती है एंडोस्कोपी करवानी होती है कि ये कैंसर में चेंज तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये देना होता है, ये होता है ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट है उसकी लो ग्रेड उसको जो होता है उसको मेटाप्लेजिया, उससे लो ग्रेड उसको डिस्प्लेजिया हो गया है, मेटाप्लेजिया सब डिस्प्लेजिया है बट लो ग्रेड है, ठीक है, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है, तो उसमें क्या करना होता है? उसमें जो होता है उसको पीपीआई देना होता है, प्लस उसको एंडोस्कोपी करवानी होती है, एवरी 6 to 12 मंथ उसकी जो होती है एंडोस्कोपी लाजमी होती है, एवरी 6 to 12 मंथ। तो अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया जिसमें सेल होते हैं इरेगुलर हो गए, न्यूक्लियस एटिपिया और ये वो सारा कुछ हो गए, तो उसमें क्या करना होता है? उसके अंदर उसकी जो एसोफेगस है, ये जो एसोफेगस इसको रिमूव कर देना होता है, लोअर एसोफेगस को, इसे कहते हैं एसोफेगेक्टमी कर देनी होती है, एसोफेगेक्टमी करनी होती है, इसकी सर्जिकल डिसेक्शन कर देना होता है एसोफेगस को। तो हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में क्या करना होता है? एसोफेगस को रिमूव कर देना होता है। लो ग्रेड में क्या करना होता है? एंडोस पीपीआई देना होता है, प्लस एवरी 6 to 12 मंथ उसको जो होता है एंडोस्कोपी करवानी होती है। ओके, अब यहाँ पे ना एक बहुत जो ना, देखें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें करंट जो डेफिनेशन है ना बैरोटेसोफेगस की, वो क्या है अभी के लिहाज से? इसमें होना क्या चाहिए? कॉलमनर जो होती है एंडोस्कोपिकली कॉलमनर मेटाप्लेजिया होना चाहिए। मेटाप्लेजिया कौन सा होना चाहिए? कॉलमनर एपिथेलियम, सिक्वेमस से कॉलमनर एपिथेलियम होनी चाहिए, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम मिलनी चाहिए, प्लस क्या मिलना चाहिए हमें? इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, और लाइक उसके अंदर गुबलेट सेल प्रेजेंट हो, जिस तरह के इंटेस्टाइन के अंदर जो होते हैं ना सेल होते हैं ना, गुबलेट सेल होते हैं, इंटेस्टाइन का मेटा कॉलमनर होती है, उस तरह का कॉलमनर एपिथेलियम हमें मिलना चाहिए जिसमें गुबलेट सेल होते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन बनती है। इसमें लेंथ उसकी जितनी भी हो, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये डिपेंड नहीं करता। अगर किसी के अंदर या 1 सेंटीमीटर अगर किसी के अंदर होती है इन कॉलमनर एपिथेलियम है प्लस गूबलेट सेल है, तो हमारा डायग्नोज जो है वो बन जाएगा, इसको क्या है? बैरेट एसोफेगस है। तो ये आपने याद रखना है इसमें। ओके, अब बैरेट एसोफेगस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था बैरेट एसोफेगस की अल्सर हो सकते हैं, ठीक है, अल्सर बन रहे हैं, उसको एसोफेजाइटिस है, अल्सर बन सकते हैं, एसिड बार बार आ रहा है, अल्सरेशन करवा रहा है, और क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जब बार बार इसको एसोफेजाइटिस होगी तो उसके अंदर क्या होगा? उसकी हीलिंग प्रोसेस होगा, बाद में जब हीलिंग प्रोसेस होगा तो उससे क्या होगा? उसके अंदर वो फाइब्रोसिस जो भी वो जो फाइब्रस डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाएगी, जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो उसको स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसकी जो भी एसोफेगस होगी वो नैरो हो जाएगी, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यहाँ उसको अल्सरेशन हो सकती है, बार बार एसिड आ रहा है, एसिड की वजह से अल्सर बन सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसकी जो है और क्या हो सकता है? एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा, तो ये आपने याद रखना है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, अल्सर बन सकते हैं, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, तो ये इसकी जो होती है कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आपने इसकी कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट जो है एसोफेजियल ट्यूमर है, वो देखें एसोफेजियल जो ट्यूमर्स हैं इसमें कौन से ट्यूमर हो सकते हैं? या तो बिनाइन हो सकते हैं या ब्लिग्नेंट हो सकते हैं, बिनाइन हो सकते हैं या ब्लिग्नेंट हो सकते हैं। बिनाइन में कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं? तो इसमें लियोमायोमा हो सकता है, ठीक है, फाइब्रोमा हो सकता है या लिपोमा हो सकता है। इनके जो होते हैं ये हाई लो यील्ड है, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपने इनको इतना फोकस भी नहीं करना। और क्या हो सकता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, तो ये हम स्टमक में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी जो होता है इसका नेम अब याद रखें, स्टमक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें और क्या हो सकता है? अब जो होते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, एसोफेजियल जो कार्सिनोमा, ये दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ तो स्क्वेमस सेल का हो सकता है या अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। अब आपने याद रखना है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, ये जो होता है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन टाइप, एसोफेजियल जो कार्सिनोमा है ना, ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है एसोफेगस का। एसोफेगस के दो कार्सिनोमा है, एक तो होता है अडीनो मलिग्नेंट अडीनो है, और दूसरा स्क्वेमस। अगर बात की जाए ना वर्ल्ड वाइड, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है।
स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, और ये मोस्ट कॉमन किनको होता है, मेल को होता है, और मोर देन 55 ईयर एज वाले जो होते हैं उनको मोस्ट कॉमन होता है ये इसका कार्सिनोमा होता है। आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है, इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, देखें जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ना, ये कहाँ किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है, ये मोस्ट कॉमनली एसोफेगस के 3 पार्ट हैं, ठीक है, 1 2 3। ये तो अपर अपर 1/3 और मिडल, ठीक है, अपर और मिडल जो पोर्शन है ना, ठीक है, अपर 1/3 और मिडल थर्ड जो होता है ना, ये 2 पोर्शन, इसको मोस्ट कॉमनली ये पार्ट इसके इन्वॉल्व होते हैं स्क्वैमस कार्सिनोमा में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और अगर अडीनो कार्सिनोमा की बात की जाए तो उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, लोअर 1/3 और अपर 1/3 और मिडल थर्ड जो पोर्शन इन्वॉल्व होता है वो किसमें होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, अपर और मिडल, ठीक है। लोअर जो पोर्शन होता है, लोअर 1/3, वो होता है एडिनो कार्सिनोमा में, ओके। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर आपने एक चीज याद रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज जो इसको इरिटेशन करवा रही है ना, इसकी वाल को, एसोफेगस की वाल को, जो भी चीज इरिटेट करवा रही है उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अब इरिटेशन कौन सी चीजें करवाती हैं, एक चीज उसने लिखी है बेटल च्यूइंग। बेटल च्यूइंग होता है मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान और इंडिया में लोग होते हैं पान वगैरह खाते हैं, तो वो जो उससे हो सकता है, ठीक है, बेटल च्यूइंग इसका रिस्क फैक्टर है। तंबाकू यूज, ठीक है, तंबाकू यूज हो सकता है। अल्कोहल हो सकती है, एकलेजिया। तो एकलेजिया में क्या था, हमने बात की थी कि ये जो होता है इसके अंदर लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो टोन मेंटेन नहीं होती और लोअर एसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं आ रही होती, ठीक है। और यहाँ पे फूड स्टक होती है, जहाँ फूड स्टक होगी तब इस फूड इसको इरिटेट करवाएगी इस वाल को। तो जब वाल को इरिटेट करवाएगी तो फिर क्या होगा, इसको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसर हो सकता है इक्लीजिया कार्डिया में। तो ये इसका इक्लीजिया जो होता है रिस्क फैक्टर है, तो ये आपने याद रखना है। और क्या हो सकता है, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम हो सकता है। प्लूमर विल्सन सिंड्रोम में क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एसोफेजियल वेब होती है, देखें एसोफेगस है ये एसोफेगस है। इसके अंदर जो एसोफेजियल जो वाल होती है, मिकोजा होता है, वो इनवर्ड होता है, वो प्रोट्रूड कर देता है इस तरह, ठीक है, इनवर्ड। तो एसोफेजियल वेब होती है। अब यहाँ पे फूड आगे पास नहीं कर रही, यहाँ पे फूड आगे यहाँ पे रुकेगी, ठीक है, फूड रुकेगी। तो जब यहाँ पे फूड आके रुकेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इस वाल को इरिटेट करवाएगी। जब वाल को इरिटेट करवाएगी तो उसको जो होगा कैंसर होने का रिस्क होता है। तो इसमें इसके 3 आपने याद रखने हैं। प्लमर विल्सन सिंड्रोम के अंदर उसको क्या होता है, एक तो उसको डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है, एसोफेजियल वेब होती है, एसोफेजियल वेब से उसको डिस्फेजिया हो रहा है, ठीक है, पेजियल वेब इसे कहते हैं एसोफेजियल वेब। और क्या होता है, ये एसोफेजियल वेब है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, और होता है इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि आगे वो फूड उसकी जा नहीं रही, उसका जो है आयरन बॉडी में कम हो जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। और क्या हो सकता है, इसकी ग्लोसाइटिस होता है। तो ये आपने याद रखना है, ग्लोसाइटिस, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस होता है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये होता है प्लमर विल्सन सिंड्रोम का जरिए इसके जो होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपने बेसिक जो होती है ना पैथो, आपने वो वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक की वीडियो देखनी है, उसमें जो होता है सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम और ये एसोफेजियल वेब सारा कुछ। क्योंकि अभी जो इधर मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो फिर वो टाइम काफ़ी लग जाता है ना, तो फिर वो मेडिसिन जो होती है हमारा मेन जो है वो कवर नहीं होगा। अब देखें, हमने बात की कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है रिस्क फैक्टर्स के कौन से बेटर च्यूइंग हो सकता है, तंबाकू यूज, अल्कोहल, एक्लेजिया, प्लूमर विंसन सिंड्रोम और सीलियक डिजीज भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, अगर एमसीक्यूज में स्मोकिंग और अल्कोहल आ जाए, ठीक है, अल्कोहल आ जाए, रिस्क फैक्टर पूछे, रिस्क फैक्टर ऑफ द एसोफेजियल कार्सिनोमा, उसमें स्मोकिंग भी हो और अल्कोहल भी दिया हो, ठीक है, स्मोकिंग भी हो अल्कोहल भी दिया हो, तो फिर आपने जो ऑप्शन जो होती है वो आपने किस ऑप्शन को प्रेफर करना है, वो आपने ऑप्शन लगानी है स्मोकिंग। आपने अल्कोहल नहीं लगाना, आपने स्मोकिंग लगानी है। रिस्क फैक्टर इसके दोनों ही जो होते हैं ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। बट जो होता है ज्यादा इसका जो होता है वो किससे हो रहा था, स्मोकिंग से, ठीक है। तो आपने स्मोकिंग लगाना है, फिर आपने अल्कोहल को नहीं टिक करना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये तो थे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के। एडिनो कार्सिनोमा का मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट एपिथेलियम होती है, ट्यूमर विद जो होता है ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होती है। इसमें होता क्या है कि देखें, ये आपने हमने बात की कि यहाँ से होता है, पहले उसको गर्ड होता है, गर्ड से क्या होता है, उसको बैट एसोफेगस होता है, बैट एसोफेगस से यहाँ से इसमें क्या किसमें चेंज हो रही है, कॉलमर एपिथेलियम में। और कॉलमर एपिथेलियम में क्या पड़ा होता है, साथ उसके कॉलमर एपिथेलियम होते हैं, प्लस उसके अंदर ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड का ट्यूमर होता है बेसिकली, जिसमें सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। और ये लोअर एसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। एडिनोकार्सिनोमा इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, आप लिख लें, गाइड होता है, उसको होता है बैरेट एसोफेगस होता है, ठीक है, बैरेट एसोफेगस होता है। तो ये जो होते हैं इसके मोस्टली रिस्क फैक्टर होते हैं। और क्या हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है। स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर कैसे हो सकता है, वो जो लोअर एसोफेगस है ना स्फिंक्टर, उसकी टोन होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को लेवल बढ़ा के इसकी टोन को कम कर देगा। जब टोन कम हो जाएगी तो पीछे जो होगा इससे बैक रिफ्लेक्स होगा, इस वजह से जर्ड बैरेट एसोफेगस वगैरह होंगे, फिर उसके बाद उसको जो होगा वो कैंसर हो जाएगा। तो स्मोकिंग भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, तो ये आपने याद रखना है। इसके रिस्क फैक्टर देख लें।
और ये मोस्ट मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड कंट्री में आपने याद रखना है, ओवरऑल जो है वो स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा है एसोफेगस का, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में जो होता है वो होता है वेस्ट वगैरह में, ठीक है, वो कौन सा है, वो एडिनो कार्सिनोमा है, क्योंकि उसमें जो होते हैं वो लोग फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और फैटी फूड ज़्यादा लेंगे उसमें क्या होगा, वो उसका जो होगा एसिड की रिफ्लेक्स होगी, जब वो फूड लेंगे तो स्टमक के अंदर फूड ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी, एसिड बैक रिफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से उनको गट और बेट एसोफेगस वाली उसकी जो होती है इस तरह की उसको डिजीज होती हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोअर थर्ड एसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। ओके, अब इसके बाद रिस्क फैक्टर का बैड एसोफेगस, ठीक है, मोस्ट कॉमन लाइफ टाइम रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो इस पर तंबाकू, ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी में आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और ओबेसिटी हो सकता है, और एच पाइलोरी इसका अभी ये नॉट येट क्लियर, अभी मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। एच पाइलोरी हो सकता है, तंबाकू, ओबेसिटी और बैड एसोफेगस। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, हमेशा आपने याद रखना है, इसका एमसीक्यू किस तरह आता है। पेशेंट अर्ली तो वो एसिम्टोमेटिक होगा, इसके अंदर एज होगी 50 टू 55 ईयर एज वाला पेशेंट आएगा, इसके बाद जो पेशेंट होगा ना 50-55 ईयर के बाद पेशेंट होगा 60-65 वाला पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा, वो इसकी एसिम्टोमेटिक होगी अर्ली, और ठीक है एज इसकी होगी। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ये एमसीक्यूज में आएगा हमेशा, इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया जब पूछेगा, पहले उसको सॉलिड से थी, फिर उसको अब लिक्विड से भी होता है डिस्फेजिया, और डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। प्रोग्रेसिव से क्या मुराद है कि जैसे जो होता है ना, पहले सॉलिड सॉलिड से उसको जो होता है डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग हो रही थी, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसको साथ लिक्विड से भी होनी शुरू होगी, लिक्विड से भी हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस कर रही है सोलर, फिर उसके बाद लिक्विड, ठीक है, पहले सोलर सोलर सोलर, फिर उसके बाद आ गया लिक्विड से, इसको जो होती है वो डिस्पेजिया होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये होता है एकलेजिया में, क्या होता है एकलेजिया का आपने याद रखना है कि एकलेजिया में होता है सोलर और लिक्विड दोनों से डिस्पेजिया होता है, एमसीक्यू इस तरह आएगा, दोनों से डिस्पेजिया बताएगा। बट जो कार्सिनोमा है उसके अंदर सोलर से होगा, पहले उसे कहेगा प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया, फिर उसके बाद लिक्विड से भी उसको स्टार्ट हो जाएगा। डिस्पेजिया देन अकर विद लिक्विड टू एज अ डिजीज प्रोग्रेस, जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, आप देखें यहाँ पे एसोफेगस है और यहाँ पे एक मास बन रहा है, ये मास तो इंलार्ज होता जाएगा, पहले उसको सोलर से हो रही थी, अब इतना इंलार्ज हो जाएगा कि अब सोलर से भी और साथ उसको लिक्विड भी जो होगा वो भी पास यहाँ से नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले उसको सोलर से होगी जो होगा डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, देन उसके बाद उसको लिक्विड से भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया। नेक्स्ट देखें, इसके बाद जो होता है प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया होगा, वेट लॉस होगा, तो ये जो होते हैं ट्यूमर के जो होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, ये साइन आ रहे होते हैं, उसको वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लग रही होती, ब्लीडिंग होती है, जब यहाँ पे मास बना हुआ तो यहाँ पे ये ब्लीड भी कर सकता है, फूड आएगी इसको जो है प्रेशर लगाएगी तो उससे जो है ये ब्लीड कर सकता है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। अगर ये जो होता है ना, ये मास होगा इधर से, ये कंप्रेस कर दे, यहाँ से होती है ना वेगस नर्व से आगे ऊपर को जा रही होती है, कौन सी नर्व पास करती है यहाँ से, जो होती हैं रिकंडलेंजर नर्व होती हैं, ठीक है, जो लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो रिकंडलेंजर नर्व अगर कंप्रेस हो जाएंगे तो उसको क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, चेस्ट पेन होगी। अगर ये होगा मीडियस्टिनम से यहाँ से एसोफेगस पास कर इसको कंप्रेस कर दे मीडियस्टिनम को, उसके अंदर उसको कंप्रेस कर देगा, उसको इन्वेड कर दे मीडियस्टिनम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर इन्वेड हो जाए, इन्वेजन हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसको चेस्ट उनको जो होगा उस पेशेंट होगा उसको चेस्ट पेन भी होगी। तो क्या होते हैं, ये सिम्टोमेटिक होता है अर्ली, मोर देन 55 एज इसकी प्रेजेंटेशन होती है, डिस्फेजिया होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, सोलर से पहले फिर लिक्विड से, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया, ब्लीडिंग, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी ड्यू टू रिकंड्रोजन नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, चेस्ट पेन हो सकती है, ओके, मीडियास्टिनम के इन्वॉल्वमेंट होने से, ठीक है। मेटास्टेसिस की क्या होती है, इसकी अर्ली मेटास्टेसिस होती है, तो ये आपने याद रखना क्योंकि इसके अंदर होती है, ये देखें इसकी जो लेयर होती है ना, सिरोजल लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, जो फोर्थ लेयर होती है ना वो एब्सेंट होती है, जब ये फोर्थ लेयर एब्सेंट होती है तो जो होती है इन्वेजन वो स्प्रेड होता है, वो अर्ली होता है, तो ये अर्ली स्प्रेड कर देता है, ठीक है, अर्ली इन्वेड करता है जो नियर बाय जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए जो होती है ना इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, जो एसोफेजियल कार्सिनोमा की है, ठीक है। और हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू, स्प्रेड किस में होता है, लंग में हो सकता है, लीवर, ब्रेन और बोन के अंदर इसका हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है, मोस्ट जो होता है फर्स्ट कौन सा होता है, इन्वॉल्व करता है लंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, जब भी पेशेंट हमारे पास इस तरह का आएगा, डिस्फेजिया, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा होगा, उसको पहले वो बताएगा मुझे सोलर से होता था, अब मुझे लिक्विड से भी स्टार्ट हो गया है, पेशेंट होते हैं प्रेजेंट करते हैं लेट, इसमें अर्ली प्रेजेंटेशन नहीं होती पेशेंट की, ठीक है। तो हमने क्या करवाना था, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, ये आपने लिख लेना, बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट होता है वो क्या करवाते हैं, वो बेरियम स्वेलो करवाते हैं, ठीक है, बेरियम स्टडी करवाते हैं, बेरियम स्टडी में क्या मिलेगा, उसको बेरियम सोलो करवाएंगे, एक्सरे लेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे जो मास होगा इरेगुलर उसके बॉर्डर होंगे, ठीक है, प्रोट्रूडिंग जो होगा ना मास,
ल्यूमन के अंदर प्रोट्रूड किया होगा और उसके इर्रेगुलर से बॉर्डर होंगे, इर्रेगुलर से बॉर्डर मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ से जब इर्रेगुलर बॉर्डर मिलेंगे और क्या होगा, एसोफेगस नैरो मिलेगी। इर्रेगुलर बॉर्डर बेरियम पे हमें इर्रेगुलर बॉर्डर मिलेंगे, प्लस क्या मिलेगा, प्लस उसको जो होगा प्रोट्रूडिंग इनटू ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर प्रोट्रूड किया हुआ है, देखें ल्यूमन के अंदर प्रोट्रूड किया हुआ है। और क्या होगा, प्रोट्रूडिंग इनटू ल्यूमन, ठीक है। और क्या होगा इसके साथ, और क्या मिलेगा, और नैरो एसोफेगस मिलेगी, नैरो एसोफेगस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके क्या होते हैं, बेरियम स्वेलो पे क्या मिलता है, प्रोट्रूडिंग जो होता है वो इरेगुलर वाटर मिलेंगे, ठीक है। प्रोट्रूड किया होगा ल्यूमन के अंदर, जो होगा वो मास होगा और उसकी वजह से क्या होगा, नैरो एसोफेगस मिलेगा। इसका मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। तो ये टेस्ट होता है, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कार्सिनोमा है, उसको सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा है या एडिनो कार्सिनोमा। तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसके, ठीक है। एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, तो ये आपने याद रखना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसकी। और ठीक है। फिर उसके बाद सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन अब्डोमिनल चेस्ट की करवाते हैं कि मेटास्टेसाइज कहाँ पे किया हुआ है और इसकी लोकल स्प्रेड कहाँ पे है, लोकल किस पार्ट को इसने लोकल इन्वॉल्व किया हुआ है या और कहाँ पे इसने मेटा स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सीटी स्कैन अब्डोमिनल चेस्ट की करवाते हैं। एंडोस्कोपी प्लस अल्ट्रासाउंड होती है, एंडोस्कोपी के आगे अल्ट्रासाउंड लगा होता है, प्रोब लगा होता है, ठीक है। वो छोटा सा कैमरा होता है, उससे हम देख रहे होते हैं कि वाल के अंदर कितनी डेप्थ है उसकी और इसके जो नियर बाय जो लिम्फ नोड हैं वो कितने इन्वॉल्व हुए हैं। तो एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड किस लिए होता है, मोस्ट सेंसिटिव मेथड है फॉर डिटरमिनिंग द, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ द ट्यूमर इनटू एसोफेजियल वाल, एसोफेजियल वाल के अंदर कितना पेनिट्रेट किया हुआ है और उसके रीजनल लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ये इसके लिए हम होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो ये थे टेस्ट। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना, इसके पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करते हैं, वो लेट प्रेजेंट करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट होता है प्लेटिव होता है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उसका यही है कि इसकी सर्जिकल रिसेक्शन होती है, यहाँ पे ट्यूमर है तो उसको ट्यूमर को सर्जिकल उसको रिमूव करना होता है, बाकी इसके जो बॉर्डर हैं मार्जिन कितने रिमूव करने ये सारे होते हैं सर्जरी में पड़ेंगे। ओके, कम सर्जरी इज कंबाइंड और साथ उसको कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी भी देते हैं, रेडियोथेरापी भी देते हैं और सर्जिकल रिसेक्शन भी करते हैं, ठीक है। 70% पेशेंट होते हैं एक्सटेंसिव डिजीज प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंट करते हैं ना तो उसकी डिजीज एक्सटेंसिव होती है, मे बी मेटास्टाइज की हो या उसकी जो होती है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो और उसके साथ क्या हो सकता है या उसकी जो होती है लोकल स्प्रेड की हो। तो इस तरह के पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है जब हमारे पास आता है, तो उस टाइम पेशेंट को करना प्लेटिव केयर देनी होती है। प्लेटिव केयर में क्या होता है, सिर्फ सिम्टम जो होते हैं उसको रिलीफ देना होता है, ट्रीटमेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, एसोफेगस यहाँ पे नैरो हुई है तो यहाँ पे हम स्टेंट पास कर देते हैं, ठीक है, स्टेंट पास कर देते हैं ताकि जो एसोफेगस उसकी ओपन हो और उसकी जो फूड है उसे पास करे, ठीक है, स्टेंट पास कर सकते हैं। और क्या सकते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी होती है, एनाल्जेसिया दे सकते हैं, पेन हो रही है तो उसको पेन किलर साथ दे दो। तो ये होती है प्लेटिव केयर, ठीक है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। देखें, पहले हमने जो टॉपिक किया था, देखें 69 ईयर ओल्ड स्मोकर है, ठीक है, 69 ईयर ओल्ड है, स्मोकर है, इंक्रीजिंग डिस्फेजिया, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया या इंक्रीजिंग डिस्फेजिया व्हेन ईटिंग सॉलिड फूड, ठीक है, इसको देखिए इंक्रीजिंग डिस्फेजिया हो रहा है जब वो सॉलिड फूड खाता है विच हैज बीन ऑन गोइंग फॉर द पास्ट 3 मंथ, ठीक है। उसको डिस्फेजिया हो रहा है इंक्रीजिंग, पहले उसको थोड़ा था अब उसको डिस्फेजिया जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ओके, बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया या इंक्रीजिंग डिस्फेजिया। अब 3 मंथ से उसको हो रहा है, उसकी एज देखें 69 है, तो 50 के बाद जो होती है ये कैंसर होता है। 69 एज है, ओल्डर है, स्मोकर है, उसके बाद ही नोटिस ड्रॉप 8 kg वेट उसका ड्रॉप हो गया, वेट लॉस हो रहा है पास्ट फ्यू मंथ से, ठीक है। बट सिंगल इन्वेस्टिगेशन, तो देखें ये सिंपल हमें बता रहा है कि ये है क्या, उसको उसको जो है इसोफेजियल कार्सिनोमा। उसने पूछा सिंगल इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू अ डायग्नोसिस, कौन सी सिंगल इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो डायग्नोस बना देगी। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या था, मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। तो इसका कौन सा डायग्नोस किस से करना होता है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। इनिशियल टेस्ट कौन सा है, वो है बेरियम स्वेलो, अगर इनिशियल पूछता तो बेरियम स्वेलो था, बट उसने पूछा कौन सा है जो इन्वेस्टिगेशन बनाता है, ठीक है, सिंगल मोस्ट होता है वो कौन सा, हमारे पास एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। तो ये आपने याद रखना, ये कौन सा केस है किसका, ये एसोफेजियल कैंसर का केस है। नेक्स्ट देखें, अब ये भी एसोफेजियल कैंसर का केस है। अब देखें इसमें क्या पूछ रहे हैं, 45 ईयर ओल्ड स्मोकर है, ठीक है, 45 ईयर ओल्ड स्मोकर है, सस्पेक्टेड एसोफेजियल कार्सिनोमा। अब ये नहीं देखना, अब देखें अब यहाँ पे एज 45 आ गई है तो उसके साथ जो होती है ऑलमोस्ट होती है वेरी करती है। अब रेयर केसेस होते हैं कि उसके अंदर जो होती है एज जो होती है वो लाइक वो जो होती है 50 से पहले भी उनको हो सकता है,
तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको 50 पे ही उनको कैंसर होगा। तो ये होती है, आपने देखना होता है, आपने आगे जो होता है केस उसको स्टडी करना होगा। देखें एसोफेजियल कार्सिनोमा है, उसने बता दिया सिंपली, उसने एसोफेजियल कार्सिनोमा विद द मास सीन विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द एसोफेगस, मिडल थर्ड, मिडल वाले पोर्शन में। तो हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मिडल वाले पोर्शन में जो है उसका मोस्टली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। तो ये आपने याद रखना है, विद मेटास्टेसिस टू द लिवर, और लिवर को ये मेटास्टेसाइज किया हुआ है। कहाँ मेटास्टेसाइज किया हुआ है? लिवर में मेटास्टेसाइज किया हुआ है, ठीक है। हैज स्फीयर डिस्पेजिया, उसको डिस्पेजिया, स्फीयर डिस्पेजिया उसको, ठीक है। बट उसको लिक्विड से भी हो रहा है, सोलर से भी हो रहा है, स्फीयर उसने कह दिया ना इसमें। व्हाट इज अ सिंगल मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट टू ट्रीट हिज सिम्टम? तो अब देखें, जब हमने कहा था पेशेंट की लेट प्रेजेंटेशन हो, पेशेंट लेट प्रेजेंट किए करे, जब उसका मेटास्टेसाइज हो जाए तो उस टाइम क्या होता है, प्लेटिव केयर करनी होती है। तो प्लेटिव केयर में क्या था, उसने पूछ लिया मैनेजमेंट क्या है इसकी, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होती है मैनेजमेंट हमें क्या करनी होती है, तो उस टाइम में स्टेंटिंग करनी होती है। प्लेटिव केयर में उसको स्टेंटिंग करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसे ऑप्शन ही नहीं है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं, ये भी नहीं है, रेडियोथेरेपी ये भी इफेक्टिव नहीं होती उस टाइम, ठीक है। उसके बाद परकुटेनियस होते हैं, परकुटेनियस होता है गैस्ट्रेक्टमी, तो ये भी नहीं होता। तो इसमें रिसेक्शन होता है, रिसेक्शन हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मेटास्टेसाइज किया हुआ लीवर में। अब लीवर को भी रिसेक्शन करेंगे, कहीं और किया होगा तो फिर, तो ये तो हम रिसेक्शन इसको नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेंटिंग इसका जो होता है वो हमारे पास जो है ऑप्शन है, ठीक है। अब एक और देखें एमसीक्यू, व्हाट इज द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन बैरोट एसोफेगस? तो इसमें बैरोट एसोफेगस में क्या चेंजेस आती हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टू कॉलमर एपिथेलियम, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलमर एपिथेलियम टू स्क्वेमस एपिथेलियम, रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टू क्यूबेरल एपिथेलियम। तो इसमें किस में होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है कॉलमर में चेंज हो जाती है। तो ये इसका आंसर है, ठीक। तो ये सिंपल एमसीक्यू